बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड करेंगे और इसके अंदर हम सीखेंगे प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के बारे में। एंड दी लास्ट हम बेसिकली थोड़ा सा आगे राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स के बारे में भी सीखेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस को समझ लें। ये चूंकि पहले आपकी क्लास 9 के अंदर इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन जब ये 11th क्लास में इंक्लूडेड था तो इसको एज अ लॉन्ग कंसिडर किया जाता था। ठीक है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता था, तो मे बी दिस टाइम आपके लिए भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ठीक है, और इसके अंदर से सिर्फ मोस्टली एक ही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वो ये पूछता है कि डिफरेंस करें किसके दरमियान में, प्रिसीजन के दरमियान में और एक्यूरेसी के दरमियान में डिफरेंस करें। तो स्टूडेंट, आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। उसके अलावा भी बच्चों हमारे पास इस टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी को मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा। आपने एंड तक लेक्चर को देखना है। ठीक है, और कहीं से भी स्किप करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, कुछ मिनट्स का लेक्चर होता है। ठीक है, तो ये कुछ मिनट सब्र करके लेक्चर को सुन लिया करें। ठीक है, ताकि आपको हर चीज जो है वो पता चल जाए। ठीक है, कोई भी चीज आप मिस ना करें और अपने पेपर के मार्क्स को रिड्यूस ना कर पाए। अच्छा स्टूडेंट, इस लेक्चर को मैं कुछ तरतीब से लेके चलूंगा। वो तरतीब ये होगी कि मैं आपको लिखी हुई जो चीजें हैं, ठीक है, वो आपको बताऊंगा, और वो जो बताई हुई चीजें हैं, ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशंस करूंगा और डेफिनेशन को एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, और देन मैं बाकी की डिटेल्स की तरफ जाऊंगा। ठीक है, एग्जांपल्स मैं डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा और रिटन फॉर्म के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, सो आपने वीडियो के साथ बने रहना है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रिसीजन। प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स टू हाउ क्लोज टुगेदर अ ग्रुप ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली आर टू ईच अदर। प्रिसीजन क्या है आपके पास? ठीक है, प्रिसीजन आपको ये बात बताती है कि हमारे पास जो हमारी मेजर्ड वैल्यूज है, ठीक है, वो एक दूसरे के कितने करीब है, एक दूसरे के कितने करीब आ रही हैं। ठीक है, हमारी जो मेजर्ड वैल्यूज है, एग्जांपल के तौर पे ले लें, मैंने किसी स्टूडेंट को लेंथ मेजर करने के लिए कहा। ठीक है, और मेरे पास लेंथ मेजर करके लाता है 4.1, 4, 3.9। तो देखिए तीनों एक दूसरे के कितने करीब है। ठीक है, तीन स्टूडेंट्स को मैंने लेंथ मेजर करने के लिए कहा। ठीक है, और तीनों ने मुझे मेजर करके दी, तो देखें एक दूसरे के कितने करीब आए हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो मेजरमेंट्स हैं ये क्या है, प्रिसाइज है, क्योंकि हमने यही बात कही है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो क्लोज होगी टुगेदर, एक दूसरे की क्या होगी, क्लोज होगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, सो हमारे पास ऐसी मेजरमेंट जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं प्रिसाइज मेजरमेंट। ठीक है, ओके, ये चीजें जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये डिफरेंस के लिए मैंने लिखा है कि जब आप पेपर में लिखेंगे तो डिफरेंस किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले हम डेफिनेशंस को समझेंगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास एक्यूरेसी क्या होती है? ठीक है, एक्यूरेसी को समझे। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट रेफर्स हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू टू सम ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू। एक्यूरेसी का मतलब क्या है कि आपके पास आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी करीब है आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू के। एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होती है? आपकी ओरिजिनल वैल्यू। लेट्स से कि मैं एक स्टूडेंट से कहता हूं कि बेटा आपने एक बेसिकली रॉड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, जबकि जो लेंथ की एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ जो है आपके पास वो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो मुझे लेंथ निकाल के देता है, ठीक है, स्टूडेंट जो लेंथ मेजर करता है वो कितनी है, वो आपको ला के दे देता है सर 4.1 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा कि बेटा आपने बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट की है। इवन दो कि वो थोड़ा पीछे है, एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा पीछे है, लेकिन देखें वो उसके कितना करीब है, वो क्लोज है। क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू सम ट्रू एक्सेप्टेड वैल्यू। ठीक है, वो अपनी एक्सेप्टेड वैल्यू के क्या है, करीब है। इसका मतलब उसने जो रिकॉर्डिंग की है, ठीक है, उसने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली है वो आपके पास क्या है बच्चों, एक्यूरेट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये दोनों आपको पूछी जा सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है, आपसे कहा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, तो आप सिंपली इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डेफिनेशन के थ्रू भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। आपने ये चीज नहीं लिखनी। ठीक है, ये जो मैंने नीचे लिख दी है, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने की हद तक है। ठीक है, अब आपको एक्यूरेसी और प्रिसिजन में क्या डिफरेंस है इसको अगले पेज में समझाता हूँ। ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। मेरे पास यहाँ पे बुल्स आए है। ठीक है, ये बेसिकली एक तरह का निशाना लगाने का आपको इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप निशाना लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये एक बोर्ड की तरह होता है और एरो की मदद से, तीर की मदद से आप इसके ऊपर निशाना लगाते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ ऐसे ही करूंगा। मैंने इस बोर्ड के ऊपर क्या करने, निशाने लगाने हैं। ठीक है, एरो की मदद से। जब मैं पहली बार निशाने लगाता हूँ ना, तो एक चीज आप बच्चों याद रखना कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सेंट्रल पॉइंट बेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि निशाना हमारा यहाँ पे लगे। अगर यहाँ पे लगता है तो हमारा निशाना एक्यूरेट होगा।
ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, मैं जब पहली बार निशाना लगाता हूं तो मेरे निशाने जो है वो यहाँ पर लगते हैं तीनों जगह। ठीक है, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ ये एक्यूरेट है, तो आप कहेंगे सर नहीं, ये एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं है। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि सर जी आपने तो सेंटर पे निशाना लगाना था, लेकिन आपने इससे दूर निकल लगा दिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या बच्चों ये प्रिसाइज है, तो आप फौरन से कहेंगे जी सर ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज क्यों है? इसलिए प्रिसाइज है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या लगे हैं, करीब लगे हैं। और हमने ये अपनी डेफिनेशन में यही कहा है ना, पीछे वीडियो को पीछे ले जाएं या अपनी बुक को ओपन करके देख लें। ठीक है, प्रिसीजन की डेफिनेशन में हमने यही कहा है कि आपके पास क्या है, कि आपके पास जो आपकी बेसिकली मेजरमेंट है, ठीक है, जो मेजर्ड वैल्यू है एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या होती है, करीब होती हैं। तो लेकिन तीनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है, करीब जाके लगे हैं। तो इसका मतलब आपके पास ये जो मेजरमेंट है, ठीक है, आपके पास ये जो निशाने लगे हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रिसाइज तो हैं, प्रिसाइज तो हैं बट नॉट एक्यूरेट। प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं। अगर दूसरे एग्जांपल में देखें तो आपके पास यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, पहले मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये एक्यूरेट है, तो आप कहेंगे सर किसी हद तक एक्यूरेट हो सकते हैं, क्योंकि आपका एक ये निशाना भी और ये निशाना भी बहुत ज्यादा करीब लग रहे हैं आपके सेंटर के। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये प्रिसाइज है, तो आप कहेंगे फौरन से नो सर ये प्रिसाइज तो बिल्कुल नहीं है। देखें इन दोनों तीनों के दरमियान में कितना फासला है, एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो मेजरमेंट्स है, ठीक है, ये एक्यूरेट तो है, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर के ज्यादा करीब आ रही हैं, लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। ये क्यों प्रिसाइज नहीं है? क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है, दूर है, जबकि इन्हें एक दूसरे के करीब होना चाहिए था प्रिसाइज होने के लिए। अगर आपको तीसरी की पूछूं बच्चों क्या ये एक्यूरेट है, आप फौरन से कहेंगे सर जी हाँ, ये तीनों के तीनों एक्यूरेट निशाने हैं। एक्यूरेट निशाने क्यों है? क्यों? क्योंकि तीनों सेंटर की क्या लगे हैं, करीब लगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों क्या ये प्रिसाइज है, तो आप फौरन से कहेंगे जी सर ये प्रिसाइज भी हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के बहुत करीब है। ठीक है, तो आपके पास ये जो मेजरमेंट हुई है, ठीक है, ये एक्यूरेट भी है, ठीक है, एंड आपके पास ये प्रिसाइज भी है। ठीक है, आई थिंक कि आप में से कुछ बच्चों को अभी भी समझ नहीं आई होगी। ठीक है, जिनको आ गई है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आई गिव अप नहीं करना, हम यहाँ पर मजीद इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 2 आपके सामने लिखी है। ठीक है, मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, ग्रुप नंबर ए, ग्रुप नंबर बी और ग्रुप नंबर सी। और मैं इनसे कहता हूँ कि बेटा आपने क्या करनी है, एक रोड की लेंथ निकालनी है, जिसकी एक्चुअल लेंथ मैंने भी थोड़ी देर पहले निकाली है, और वो कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है। आप लोगों ने भी क्या करनी है, उसी रोड की लेंथ निकालनी है, और आपकी लेंथ देखते हैं क्या आती है। सो जब ग्रुप ए ने मेजरमेंट की तो उन्होंने मुझे निकाल के दिया 10.1 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बच्चों मुझे बताओ क्या ये जो मेजरमेंट मुझे ग्रुप ए ने निकाल के दी है ये प्रिसाइज है, क्या ये प्रिसाइज है? तो आप देंगे जी सर ये प्रिसाइज है। ये प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है, करीब है। और अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये एक्यूरेट है, तो आप कहेंगे जी सर ये एक्यूरेट भी है। देखें तीनों वैल्यूज 10 के करीब आ रही हैं, ठीक है, एक दूसरे के करीब भी आ रही हैं और 10 के भी करीब आ रही हैं। तो ये वैल्यू आपके पास जो है वो एक्यूरेट भी है, ठीक है, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है, एक्यूरेट भी है और आपके पास साथ ही प्रिसाइज भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ग्रुप बी के स्टूडेंट्स की रीडिंग बताऊं, उन्होंने निकाली है 8.1 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर और 8.3 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछूं क्या बच्चों ये आपके पास प्रिसाइज हैं? तो आप कहेंगे जी सर ये प्रिसाइज हैं। क्यों प्रिसाइज है? सर तीनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं, 8.3, 8.2, 8.1 एक दूसरे के बहुत करीब है। लेकिन क्या ये एक्यूरेट है? आप कहेंगे नहीं सर ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 8.1, 8.2, 8.3 का 10 से डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 10 से डिफरेंस क्या है इसका? बहुत ज्यादा है। इसलिए ये आपके पास प्रिसाइज तो हैं, ये मेरे पास प्रिसाइज तो हैं बट नॉट एक्यूरेट। आपके पास एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, प्रिसाइज हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं है। लास्ट के अंदर देखें तो आपसे यहां से कहा जाता है, ग्रुप सी के बच्चे आपको बताते हैं। ठीक है, आपके पास ग्रुप सी के बच्चे ने जो रीडिंग निकाली है वो है 10.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए बच्चों क्या ये आपके पास एक्यूरेट है, तो आप कहेंगे जी सर ये एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि 10 के बहुत करीब आ रही है। ठीक है, 10.5 10 के करीब है, 9.5 भी 10 के करीब है और 10.2 भी 10 के करीब है, यानी ये आपके पास क्या है, एक्यूरेट है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए स्टूडेंट क्या ये आपके पास प्रिसाइज हैं,
तो देखिए 10.5 और 9.5 में पूरे 1 सेंटीमीटर का फर्क है, ठीक है। इसी तरीके से 9.5 और 10.2 के अंदर 7 सेंटीमीटर का फर्क है। तो आप कहेंगे सर ये एक दूसरे से बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये आपके पास प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो चीजें हमेशा आपको एक्यूरेट नजर आ रही होती हैं हो सकता है वो आपके पास प्रिसाइज ना हो, ठीक है, और जो चीजें आपको प्रिसाइज नजर आ रही हैं वो आपके पास एक्यूरेट ना हो, ठीक है। तो ये चीजें, इन चीजों के दरमियान में फर्क का होना आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, जरूरी है। होप सो कि आपको इन दोनों एग्जांपल्स की हेल्प से समझ आ गया होगा, ठीक है, कि आपने इनको किस तरीके से समझना है, किस तरीके से याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम वापस से चलते हैं, ठीक है। हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को कवर अप कर रहे थे जिसके अंदर हमने डेफिनेशन तो कर ली थी, लेकिन अभी भी कुछ बेसिक डिफरेंस रहते हैं हमारे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान में। सो स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन कर ली थी। डेफिनेशन के बाद दूसरी चीज देखें, किसी भी जो आपके पास द प्रिसीजन इज डिटरमिन्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। जो भी आप बेसिकली मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो प्रिसीजन है वो आपके इंस्ट्रूमेंट से पता चलती है, ठीक है, आपका इंस्ट्रूमेंट से डिटरमिन किया जाता है उसकी प्रिसीजन को, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट उसने लिखा है, the smaller the least count the more precise is the measurement, ठीक है, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है, कि जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज आपके पास क्या आएगी बच्चों, मेजरमेंट आएगी। जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज क्या आएगी, मेजरमेंट आएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर्स, इन दोनों में से कौन ज्यादा प्रिसाइज है, तो आपका आंसर क्या होगा, सर हमारे पास जो ज्यादा प्रिसाइज है वो कौन है, वर्नियर कैलिपर्स है। क्यों, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का जो आपके पास लीस्ट काउंट होता है वो आपके पास क्या होता है 0.1 मिलीमीटर, जबकि मीटर रूल का क्या होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। किसका छोटा लीस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर्स। हमने यही कहा है द स्मॉलर द लीस्ट काउंट द मोर प्रिसाइज द मेजरमेंट, ठीक है। सो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट छोटा होने की वजह से उसकी प्रिसीजन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी बड़ी आपकी प्रिसीजन की वैल्यू। क्लियर है, ठीक है। सो ये आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है, आपने एमसीक्यूज के तौर पे इसे याद रखना है। उसके बाद वो आपसे कहता है द स्मॉलर द साइज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी द मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इज नीडेड, ठीक है। जितनी ज्यादा आपकी फिजिकल क्वांटिटी की जो साइज है वो छोटा होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर मुझे स्टूडेंट, आपको होप सो मेरे हाथ में मेरा एक बाल नजर आ रहा होगा, ठीक है, हेयर नजर आ रहा होगा। बेसिकली अगर मुझे इसकी मोटाई का पता लगाना है तो क्या मैं मीटर रूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं वर्नियर कैलिपर से इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं। लेकिन मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रिसीजन है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। उसने कहा है हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो ज्यादा प्रिसाइज हो। और अगर आपको माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में पता हो तो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका लीस्ट काउंट आपके पास बचा होता है 0.01 मिलीमीटर, जो कि मीटर रूल और वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा छोटा है। अगर वो इन दोनों से ज्यादा छोटा है तो ये इन दोनों से ज्यादा क्या होगा, प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो मेरे बाल की मोटाई को मालूम करने के लिए आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो एक बेटर ऑप्शन जो है वो साबित हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, ठीक है। ये मेरे पास बाल की मोटाई है ना, ये मालूम करनी है, तो ये बहुत छोटी है, तो इसके लिए ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट आपके पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी हो सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये आपके पास कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ठीक है, जो 4 पॉइंट डेफिनेशन, ठीक है, आपके पास किससे डिटरमिन किया जाता है, ठीक है, किससे अफेक्ट होती है आपकी प्रिसीजन, तो वो लीस्ट काउंट से होती है, जितना छोटा लीस्ट काउंट उतनी ज्यादा आपके पास प्रिसीजन, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई छोटी क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए आपको ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद एक्यूरेसी, इसकी डेफिनेशन हम कर चुके हैं, ठीक है, कि आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेजर्ड वैल्यू के क्लोज होनी चाहिए, करीब होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच्चों आपके पास आता है अ मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ इट करेक्टली रिफ्लेक्ट द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड, ठीक है। आपके पास कोई भी मेजरमेंट जो है वो एक्यूरेट होगी, ठीक है, अगर वो आपको करेक्ट साइज बता दे। अगर आप मेजरमेंट करें और आपके पास करेक्ट साइज आ जाए, यानी जो एक्चुअल साइज है ना वही आ जाए, तो आपके पास आपकी मेजरमेंट क्या होगी, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास आता है एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, ठीक है। एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है किसी भी पैमाइश के अंदर। बच्चों फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को कैसे मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू।
एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से परेशान नहीं होता, होना ये आपके पास लीस्ट काउंट ही होता है, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू जो आप इंस्ट्रूमेंट से निकालते हैं, ठीक है, यानी इंस्ट्रूमेंट से जो आपने मेजर किया है ना वैल्यू को, वो लिखते हैं, ठीक है, और लीस्ट काउंट को लिखते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आ जाती है। फिल वक्त के लिए स्टूडेंट आप इतना याद रखें कि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है। या आपके एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है, जैसे वो लीस्ट काउंट का पूछा जा सकता था प्रिसिजन के अंदर, ठीक है, इसमें आपके पास ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप इसको हायर क्लासेस के अंदर क्लास 11th के अंदर जाके डिटेल में स्टडी करेंगे कि आपके पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती क्या है, ठीक है, और उसको सॉल्व करना भी सीखें। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी इज रिफ्लेक्टेड बाय नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द लार्जर द नंबर द हायर द एक्यूरेसी। जो आपके पास एक्यूरेसी है उसको किससे रिफ्लेक्ट किया जाता है, सिग्निफिकेंट फिगर से रिफ्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतनी ज्यादा आपके पास क्या होगी बच्चों, एक्यूरेसी होगी। इसे भी आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है, ठीक है। ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, ज्यादा आपके पास क्या है, एक्यूरेसी, ठीक है स्टूडेंट। सो ये सब था आपके पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है, वहां पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स वहां पे क्लियर कर दूंगा। आगे हम चलते हैं राउंड ऑफ के बारे में। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले कि हम राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स के बारे में सीखें, पहले हम थोड़ा सा टाइमिंग डिवाइसेस के बारे में देख लेते हैं कि आपके एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं, ठीक है। पहला एटॉमिक क्लॉक है, ठीक है। जो एटॉमिक क्लॉक है बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल मेजर कर सकती है, ठीक है। तकरीबन 10⁻⁻10 सेकंड तक के टाइम इंटरवल को, वक्त के वक्फे को क्या कर सकती है, पैमाइश कर सकती है। तो आपने याद रखना है कि टाइमिंग एटॉमिक क्लॉक जो है, ठीक है, वो आपके पास 10⁻10 तक सेकंड तक के वक्फे की पैमाइश कर सकती है। अगर हम डिजिटल स्टॉप वॉच की बात करें तो ये भी शॉर्ट इंटरवल तक मेजर कर सकती है, लेकिन मिनट्स और सेकंड दोनों में कर सकती है, ठीक है। इसकी जो एक्यूरेसी है, या ये कह लें कि इसका जो लीस्ट काउंट है, ठीक है, वो आपके पास 0.01 सेकंड है, प्लस माइनस 0.01 सेकंड, ठीक है। उसके बाद एनालॉग स्टॉप वॉच आता है, जिससे आप मैकेनिकल स्टॉप वॉच की तरह ही काम करता है, ठीक है। ये भी आपके पास शॉर्ट टाइम इंटरवल को मेजर कर सकता है, ठीक है। ये भी मिनट्स के अंदर और सेकंड्स के अंदर मेजरमेंट कर सकता है, ठीक है। और इसकी बेसिकली आपके पास जो एक्यूरेसी होती है वो प्लस माइनस 0.1 सेकंड होती है, यानी इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, 0.1 सेकंड होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास टिकर टेप टाइमर है, ठीक है। ये भी आपके पास बच्चों शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होता है, ठीक है, और 0.02 सेकंड तक के इंटरवल को क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बच्चों आती है वॉच और क्लॉक आती है, ठीक है, जो घड़ियां आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके पास लॉन्गर टाइम इंटरवल मेजर करते हैं। कोर्स आपके पास घंटों के अंदर, मिनट्स के अंदर, सेकंड, तीनों के अंदर आपको पैमाइश निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। पेंडुलम क्लॉक भी बिल्कुल सेम वॉच और क्लॉक की तरह ही है, ठीक है। ये भी आपके पास जो आपको घंटों, मिनट्स और दिनों के अंदर क्या कर देती है, सेकंड्स के अंदर मेजर कर देती है, ठीक है, दिनों के अंदर नहीं। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ये बेसिकली बहुत ज्यादा लंबा मेजरमेंट कर सकते हैं टाइम के, ठीक है, ईयर्स के अंदर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स के बारे में, ठीक है, कि डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, ठीक है। उसको सीखने के लिए when rounding off numbers to a certain number of significant figures to show the nearest value, ठीक है, जब आपने बेसिकली अपने नंबर्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना होता है, ठीक है, या नियरेस्ट वैल्यू तक रखना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। सो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे नंबर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ नंबर 1 रूल है, इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है वो 5 से क्या है, बड़ा है, ठीक है, 5 से क्या है, बड़ा है, the retained digit is increased by 1 and if it is less than 5 it is retained as such। देखें, let's say कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, ये इसे सिर्फ 2.5 तक रखना चाहता हूँ। कहाँ तक रखना चाहता हूँ, 2.5 तक। तो मैं 2.5 के बाद वाले नंबर को देखूंगा, ठीक है, कि ये 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर बच्चों ये 5 से छोटा है, जैसे आपको नजर भी आ रहा है 5 से छोटा है यानी 1 है, ठीक है, तो जो रिटेन डिजिट है, रिटेन डिजिट कौन सा होता है, जिसे आप रखना चाहते हैं, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। आप इन सबको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और सिंपली क्या लिख देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर, ठीक है, यानी 1 और 2 सिंपली क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि 3.45 डिजिट रखना चाहता हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ 6 और 7 खत्म हो जाए, तो मुझे 5 के बाद वाले डिजिट को देखना होगा ये 5 से बड़ा है या छोटा है। तो ऑफ कोर्स आपको नजर आ रहा है 5 से क्या है, बड़ा है। अगर ये 5 से बड़ा है तो जो रिटेन डिजिट है, वो डिजिट जो मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, उसके अंदर एक नंबर इंक्रीज कर दूंगा, यानी इस 5 के अंदर क्या करूंगा, एक नंबर इंक्रीज कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3.46 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 किलो,
क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। सो आपने ध्यान रखना है जिस नंबर को आप गायब करना चाहते हैं, ठीक है, या जिस नंबर को आप रखना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। अगर वो 5 से बड़ा है तो क्या केस होगा, ठीक है, और अगर 5 से छोटा है तो क्या केस होगा, ठीक है। 5 से बड़ा है तो साथ वाले नंबर में एक नंबर बढ़ा दोगे, और अगर 5 से छोटा है तो उस नंबर को वैसे ही छोड़ दो। अच्छा, फॉर द इंटीजर 5, अगर लेट्स से कि वो नंबर ही 5 आ जाए जिसको आप निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देयर इज एन आर्बिट्रेरी रूल, फिर उसके लिए हमने एक रूल बनाया हुआ है, ठीक है। इफ द नंबर बिफोर द 5 इज ऑड, अगर आपके पास जो नंबर है, ठीक है, 5 से पहले वो अगर ओड है, 1 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट, ठीक है। आप क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे किसके अंदर, आखिरी डिजिट के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर वो डिजिट जो है जो 5 से पहले आने वाला है, ठीक है, वो इवन है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसे सेम रखोगे, उसे कुछ भी नहीं करोगे, ठीक है। अब इसको बजाय इसके कि मैं आपको यहाँ बुक से समझाऊं, ठीक है, वो बुक से समझाना आसान था, इसको मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अगर देखें मेरे पास दो नंबर है, एक है 4.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर, और एक है मेरे पास 4.55 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। अब मैं चाहता हूँ ये जो लास्ट वाला 5 है ये खत्म हो जाए, ठीक है। पहले तो हम देखते थे ना कि नंबर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है, ठीक है, लेकिन अब तो ये खुद 5 आ गया, तो मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो साथ वाला डिजिट है ये देखना होगा कि इवन है या ऑड है, ये इवन है या ऑड है। अब आप मुझे देख के बताएं कि इवन है कि ऑड है। ऑफ कोर्स ये इवन है, इवन नंबर है, तो बच्चों आप क्या करोगे कि इस 5 को रिमूव कर दोगे, ठीक है, और आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इवन नंबर के केस में वैल्यू पे, साथ वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही लिखी जाएगी 4.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर। अगर दूसरे केस में देखें, ये आपका पहला था, ठीक है, दूसरा केस 5 को खत्म करना चाहते हैं, साथ वाले नंबर को देखना पड़ेगा वो इवन है या ऑड है। ये कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड है, ऑफ कोर्स ये ऑड नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, इस नंबर के अंदर एक का इजाफा कर दें, यानी आपके पास आ जाएगा 4.6 और ये इग्नोर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर, ठीक है। तो देखें जब इवन था तो मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन जब आपके पास ऑड नंबर था तो मैंने चेंजिंग की, मैंने यहाँ पे साथ में क्या लगा दिया, 6 लगा दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स आगे जाके आपको मजीद जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस इस तरह से जिनमें आपको राउंड ऑफ करना होगा, ठीक है, वहां पर आपको मजीद जो है इन चीजों के बारे में सिखाया जाएगा। स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे लिखा गया है एन इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम इंटरवल एज शॉर्ट एज 1/10,000 ऑफ अ सेकंड, ठीक है। आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर होता है ये बेसिकली क्या कर सकता है, 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा भी आपको क्या कर सकता है, मेजर करके दे सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास इसको 0.001 सेकंड भी कहा जा सकता है, ठीक है, और यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का -4 सेकंड भी कहा जा सकता है। तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकते हैं, वो आपको तीनों में से कोई भी एमसीक्यूज बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो तीनों में से आपको पता होना चाहिए आपने किसके ऊपर करेक्ट टिक करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।